यूटीटी और एफिलेट कॉलेजों में ई प्रवेश के माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन किस प्रोसेस के माध्यम से किस प्रक्रिया से लिया जाता है, इस वीडियो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो कि भंवरकुआ कैंपस में या होलकर कॉलेज या आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में किस तरह से एडमिशन लिया जाता है कोर्सेस में, तो ई प्रवेश के माध्यम से किस तरह से एडमिशन लिया जाता है। तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज होलकर कॉलेज के पास में एक एमपी ऑनलाइन है पवंस कंप्यूटर के नाम से, जो हमें पूरी प्रक्रिया बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत होती है। सबसे पहले जब अगर बच्चा कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसको पहले सबसे पहले यही समस्या आती है उसको करना क्या है। अगर उसको ये जानकारी मिल जाती है मुझे क्या करना है, तो इसके बाद उसको ये समझ में आती है ये कॉलेज कहाँ कहाँ मिलेंगे। जैसे अपने आसपास देखा जाए कैंपस में गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज है, अटल बिहारी कॉलेज है, निर्भय सिंह कॉलेज है और डीएवी कैंपस यूटीडी भी लगता है। अब दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति यूटीडी में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए यूनिवर्सिटी अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है या उसकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है। और इसके अलावा अगर यूटीडी से बाहर, जिसको बोलते हैं हम अफिलिएटेड कॉलेज, उसमें अगर व्यक्ति को एडमिशन लेना है तो उसके लिए अपनी मध्य प्रदेश सरकार एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से, जो कि एक नया वर्जन है ई प्रवेश प्रक्रिया, उसके द्वारा एडमिशन कराती है। तो इसके लिए बच्चों को क्या है, मूलभूत डॉक्यूमेंट लगते हैं जिनको हम बोल सकते हैं 10वीं की मार्कशीट हुई, 12वीं की मार्कशीट हुई, जो तक अभी तो उसने पढ़ाई करी है। अगर कोई पीजी में ले जाना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, या तो रनिंग होना चाहिए या कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर लिस्ट लगा रखी है जिससे कि बच्चे को सहूलियत हो जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने को लगना है, तो वो पहले से ही ला के कंप्लीट करें। जैसे ही कोई बच्चा आता है नया, उसको समझ में नहीं आता है तो हम उसको बताते हैं ये डॉक्यूमेंट आप रख लाइए। इसके अलावा नई समस्या आती है कि कॉलेज कोड क्या है, ब्रांच कोड क्या है, तो वो हमारी समस्या है। हम बच्चों को यहीं बिठा के जब फॉर्म फिल करते हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान, तो उनको बताते हैं कि कौन से कॉलेज में कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं। एलएल जैसे गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज अपने पास में है, उसमें एलएलबी होता है, बीएलएल भी होता है, एलएलएम होता है, बीबीएलएल भी होता है। तो इन सब के कॉलेज कोड भी हम प्रोवाइड कराते हैं, उनको फॉर्म भी भरते हैं। और जो जटिल प्रक्रिया जो बच्चों को लगती है उसको बहुत ही कम समय में और बहुत सरल तरीके से बच्चों को सहज तरीके से फॉर्म कंप्लीट कराकर और यहीं वेरिफिकेशन करा के बच्चों को पूरी प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। इसके बाद उसको बता देते हैं कि ये आपका पासवर्ड है, ये इसका कोड है। जब आपका रिजल्ट आएगा या अलॉटमेंट होगा सीट का, तो आप इस कोड के माध्यम से या तो हमको संपर्क करें जो हमारा दिया हुआ नंबर है, या फिर आप खुद ऑनलाइन संपर्क उसमें डाल के लॉगिन करके देख सकते हैं आपको अलॉट हुआ कि नहीं। जैसा कि ई प्रवेश के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें कॉलेज की चॉइस फिलिंग भी की जाती है। हाँ। तो चॉइस फिलिंग में क्या समस्या आती है? चॉइस फिलिंग में सबसे पहली समस्या ये आती है कि बच्चों को बीए एलएलबी अलग, बीए एलएलबी है, एलएलबी है, जो भी कर रहे हैं वो अलग अलग प्रकार से होता है। क्योंकि बीए एलएलबी ऑनर्स भी होता है और एलएलबी प्लेन भी होता है, एलएलएम ऑनर्स भी होता है, एलएलएम प्लेन भी होता है। तो बहुत से कॉलेजों में नहीं होता है एलएलबी, बहुत से कॉलेज में होता है। अब गवर्नमेंट लिमिटेड कॉलेज, जैसे इंदौर में देखा जाए तो गवर्नमेंट का एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज। इसके अलावा अगर यूटीडी में जाएंगे तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज यूटीडी में भी अवेलेबल है, लेकिन दूसरे ज़िलों में संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ का कॉलेज कोड डलता है। तो सभी कॉलेजों के कॉलेज कोड अलग रहते हैं। जैसे कि यूनिक आईडी हर व्यक्ति के आधार कार्ड अलग रहता है, वैसे कॉलेज का कोड भी अलग रहता है, लेकिन ब्रांच कोड सेम रहता है, चाहे ऑल ओवर एमपी में कहीं भी चले जाएँ। सिर्फ ऑनर्स का अलग हो जाता है और जनरल एलएलबी या एलएलएम ऑनर्स का अलग होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी होती है वो कितने स्टेजेस में, कितने फेजेस में एडमिशन की प्रोसीजर को करवाती है? एडमिशन प्रक्रिया पहले होती थी 3 चरण में, फर्स्ट काउंसलिंग, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। लेकिन इस बार कोरोना के चलते ये प्रक्रिया हो गई 1 चरण में। इसके अलावा 2 चरण उन्होंने लगे सीएलसी के, कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है या नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करें, चॉइस फिलिंग करें और डायरेक्ट कॉलेज में आएँ। जिस ब्रांच लेना है उसका एक फॉर्मेट निकला हुआ है, वो फॉर्मेट में टिक करें और अपने कॉलेज में सबमिट कर दें तो सीएलसी में हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि आपने मेरे को बोला कि ई प्रवेश के माध्यम से आपने फॉर्म फिल करा, रजिस्ट्रेशन करा, आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग के बाद में डॉक्यूमेंट आपने अटैचमेंट करे, उसके बाद में हमें क्या करना रहता है? सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद, चॉइस फिलिंग करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेंगे, कहीं 2 निकालते हैं, कहीं 3 निकलते हैं, नॉर्मली 3 प्रिंट आउट निकलते हैं, उनके सबके 2 सेट उनके सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल करे हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है तो उसको 10वीं 12वीं अगर एलएलबी कर रहा है तो ग्रेजुएशन और एलएलबी के डॉक्यूमेंट, मूल निवासी, उनका जाति नहीं लगता है, इनकम सहित सारे डॉक्यूमेंटों की 2-2 सेट बनाएं, उस पर फर्स्ट पेज पे अपना फ़ोटो भी लगाएं और सबको सेल्फ अटेस्टेड करें। और अपने जो भी वेरिफिकेशन सेंटर है, जैसे लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं तो लॉ कॉलेज खुद सेंटर है, सभी कॉलेज अपने अपने सेंटर है। वैसे देखा जाए तो बीएससी का निर्भय सिंह भी है, बीए का अटल बिहारी भी है, एमए का अटल बिहारी है और होलकर कॉलेज खुद स्वयं सेंटर है। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट कॉलेजों को सेंटर अलॉट किया है, तो वहाँ जाके 2 सेट बना के ओरिजिनल प्रति के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना पड़ेंगे। वहाँ पे जो वेरिफिकेशन सेंटर पर जो बैठे हैं
इन्विजिलेटर, वो देखेंगे कि व्यक्ति के डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म में प्रक्रिया में जो डिटेल भरी गई है और जो ओरिजिनल में है वो सही है कि नहीं, उनका मिलान करेंगे। इसके बाद वो वेरीफाई करके एक रिसिप्ट देते हैं, वो अपने को संभाल के रखना पड़ती है। इसके बाद अपना फॉर्म हो जाता है लॉक, यानी कि जो नेक्स्ट प्रक्रिया में फॉर्म चला जाता है। जैसे कि सर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जैसे अगर किसी का 60% है कुछ सब्जेक्टों में, उसको ऐसा लगता है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमारा जो ई प्रवेश है कुछ ऑप्शन देता है। जैसे अगर आप नेशनल प्लेयर हैं या कुछ आपने गेम्स में पार्टिसिपेट करा या देवी अल्लाह विश्वविद्यालय से गेम खेले, तो वो क्या है सर, इसके बारे हाँ, में कोई सभी जानकारी? वो प्रक्रिया है और सबको फ़ायदा गवर्नमेंट देती है, वो दोनों पे अलग अलग लागू होता है। जैसे अगर कोई यूजीज में पढ़ाई करना चाहता है, जैसे BA LLB BB LLB में एडमिशन लेता है, तो उसके लिए 12th के बेसिस पे ऐसा कुछ खेला रहता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो स्कूल लेवल का होता है उसके लिए NCC भी होता है, NSS भी होता है। इसमें वेटेज मिलता है, कोई 2% देता है, सर्टिफिकेट के ऊपर है, ABC सबका ग्रेड बना हुआ है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय, तो कोई 5% भी बढ़ जाता है, परसेंट ओवरऑल बढ़ता है। जैसे उसका 60% है, उसने एक सर्टिफिकेट लगाया NCC C सर्टिफिकेट, तो उसके 5% बढ़ जाएंगे, यानी कि वो 65% हो जाएगा, तो उसकी योग्यता 5% ओवरऑल बढ़ जाएगी। अगर कट ऑफ उसका 60 जाता था तो उसका अब कितना हो जाएगा, उसके लिए 65। अब हो सकता है कट ऑफ उसके बीच में आ जाए, वो 1 नंबर से छूट रहा था, तो वो 5% का वेटेज मिलने से वो एडमिशन लेने पाते। ऐसी प्रक्रिया LLB और LLM में भी है या PG कोर्सेज में। होलकर कॉलेज के जो सभी कॉलेज में सेम है, और सभी कॉलेज में सभी सेम प्रक्रिया है। और मेरा ये कहना था सर, एक समस्या आती है, जैसे कोई व्यक्ति इंदौर में है और वो उज्जैन में एडमिशन लेना चाहता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसमें अगर आपको ये डॉक्यूमेंट जो सबमिट करें ई प्रवेश में, तो उसको यदि सबमिट करना है जाकर, तो वो किसी दूसरे सेंटर पे जाके जमा कर सकता है या कुछ इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन? हाँ, दूसरे सेंटर पे करा सकता है, जरूरी नहीं जो व्यक्ति जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है उसी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। पूरे MP में कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अपन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, बशर्ते वो कॉलेज गवर्नमेंट वेरिफिकेशन सेंटर अलॉट हो। जैसे अभी आप LLM कर रहे हैं तो सभी कॉलेज में करा सकते हैं, LLB लॉ कॉलेज पास में वहाँ भी करा सकते हैं, LLB का भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप M.Ed B.Ed के लिए जाते हैं तो M.Ed B.Ed का सेंटर इनको अलॉट नहीं है। ये इतने पूरे इंदौर में सिर्फ होलकर कॉलेज ही है जो M.Ed का वेरिफिकेशन सेंटर है। अच्छा, तो ऐसे सबके अलग अलग वेरिफिकेशन सेंटर बने हुए हैं, लगभग सब अपने अपने कॉलेज में हो जाते हैं। तो सर ये दोनों स्टेज, मतलब ये फर्स्ट स्टेज जो आपने बोला ई प्रवेश का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद में जब आपने वेरिफिकेशन करा लिया, उसके बाद का क्या प्रक्रिया होती है? वेरिफिकेशन कराने के बाद में व्यक्ति को अपनी लास्ट डेट का इंतजार करना रहता है। जैसे ही व्यक्ति की डेट खत्म हो जाती है चॉइस फिलिंग और लॉक की, तो उसके 3 या 4 दिन लेती है गवर्नमेंट स्क्रूटनी के लिए, कट ऑफ निकालने के लिए। इसके बाद व्यक्ति का स्कोर निकाल देते हैं कि इतने कट ऑफ पे इस कॉलेज में, हर कॉलेज वाइज अलग अलग निकलता है कि हमारे कॉलेज में 65% कट ऑफ हो गया, इससे नीचे का एडमिशन नहीं दे पाएंगे, इसके ऊपर वालों को दे रहे हैं। तो वो लिस्ट निकालते हैं, एक सभी कॉलेजों की एक साथ आउट होती है। तो जिस कॉलेज में व्यक्ति का नाम आया होता है उस कॉलेज में अपन ऑनलाइन देखते हैं, जो पहली प्रायोरिटी व्यक्ति देता है, चांसेस यही रहते हैं कि हम पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारे परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारा को उसी कॉलेज में एडमिशन मिले। अदरवाइज फिर दूसरा तीसरा जितना भी प्रायोरिटी है 15 प्रायोरिटी दे सकता है कोई भी। आपका कट ऑफ लिस्ट में यदि आपका कॉलेज लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसके बाद का क्या प्रक्रिया? कॉलेज लिस्ट में अगर व्यक्ति का नाम आता है वो यहाँ के अपना नाम देखें, एक रिसिप्ट निकलती है, वो इस रिसिप्ट को ले जाकर अपने कॉलेज में बताएं कि सर हमारा आपके कॉलेज में एडमिशन हुआ है, इसको वेरीफाई कर दीजिए। वो जैसे ही वेरीफाई को लेंगे तो वहाँ पे फ़ीस उनकी जितनी रहती है वो लिंक खुल जाती है। अब क्या हो गया, फ़ीस ऑनलाइन जमा होती है, तो फ़ीस के अलग अलग ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट पेमेंट होता है जो हमारे MP ऑनलाइन के थ्रू होता है, या दूसरा किसी बच्चे पे सक्षम नहीं है, करता है या नहीं दे पाता है तो उसको फिर कॉलेज से लिखवाना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है कि 2000 रुपये भरेगा, 3000 रुपये, 5000 कैटेगरी में है क्या है, तो उसका सर्टिफिकेट लग के आवेदन के थ्रू प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या प्रिंसिपल जो भी है अटल बिहारी या निर्भय सिंह, इनके खाते में डायरेक्ट पेमेंट जाता है, तो वो वहाँ से फिर एडजस्ट करके बच्चे को एडमिशन की प्रक्रिया जो भी इनके रूल रेगुलेशन, हाँ, उसके अंतर्गत ही करते हैं। ये अपन नहीं बता सकते कि कितना पेमेंट करना रहेगा, बस अपन एक अनुमान बता। ये तो मैंने उन लोगों की बताया जो बाई चांस किसी पे नहीं होता है, तो बाकी तो जो प्रक्रिया है कि ऑनलाइन जो आया अमाउंट वो आपको फिल करना पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, एक भरना ही पड़ेगा। तो मतलब ये आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया तो आपका कहना है कि आपको एडमिशन फॉर्म लेना है, फीस रिसिप्ट लगाना है, आपके जो डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट वापस से वही डॉक्यूमेंट लगाना है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जो 2 सेट देते हैं डॉक्यूमेंट के इसलिए देते हैं, एक तो वो रख लेते हैं वेरिफिकेशन सेंटर पे, और जो दूसरा सेट रहता है वो एडमिशन में ही काम में आता है। अब वो बच्चों का लुकआउट है कि वो किस तरीके से उनको ले रहे हैं, कोई बच्चे घुमा देते हैं, भूल जाते हैं, करते, फिर उनको वापस से वही प्रक्रिया करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट का सेट बनाना पड़ेगा। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या है नियम कि जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं
उनके लिए क्या ऑप्शन रहता है? अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर उनका नहीं होता तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहते हैं? फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा अगर किसी का नहीं होता है तो इतने में बच्चों को समझ में आ जाता है कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितनी सीट थी, कितनी रिजर्व हो गई हैं, कितनी बाकी सीट हैं, तो हमारे को क्या करना चाहिए। तो बहुत ऑप्शन खुले व्यक्ति के पास। जैसे अब फर्स्ट कट ऑफ से ही समझ में आ जाता है कि अब सेकंड कट ऑफ इतने तक जाएगा, या फिर नहीं हो सकता है मेरा मान लो ज़्यादा किसी के 50-55 नंबर है तो उनको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, कैटेगरी को छोड़ के, वो भी कभी कभी मिल जाता है। इसके लिए फिर वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करे, केपी कॉलेज देवास भर दे, माधव कॉलेज उज्जैन भर दे, ऐसे फिल करके अपना सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया हम देते हैं और प्रक्रिया तो बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण, इन तीनों में नहीं होता है तो फिर गवर्नमेंट अगर सीट खाली रहती है तो CLC कॉलेज लेवल राउंड भी चालू करती है। तो उसमें ये रहता है कि पहले आओ पहले पाओ, उसको आपको सुबह जल्दी, हाँ, जो सबसे पहले जाएगा डॉक्यूमेंट पूरी कंप्लीट करके अपना एक फॉर्मेट निकलता है, उस पर स्लिप भर के फिलिप करके कि मेरे को LLB में लेना, उस पर टिक लगा के शटर जैसे ही स्कूल का खुलेगा कॉलेज का, वो जाएंगे, वो जो बच्चा अंदर आ जाएगा सीट खाली होगी तो उसको अलॉट कर देंगे, चाहे वो जनरल की हो चाहे कोई सी भी हो सीट का, उसमें कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। तो सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे जो जानकारी मिली है हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ है मन्नू पाटीदार जो कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB पास आउट हैं और आज एडवोकेट मंदसौर में भी वकालत कर रहे हैं और इंदौर में भी वकालत कर रहे हैं, दोनों जगह पे NDPS के स्पेशलिस्ट हैं। NDPS के मामले ज़्यादातर इनके पास में आते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपका पिछला जो LLB करा था आपने यहाँ से, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या समस्या आती है यहाँ पर, क्या कट ऑफ जाता है कॉलेज में हर कोर्स का, तो आप बताएंगे मन्नू जी। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको LLB करना हो मतलब करना जितना आप आसान समझते हो उतना आसान नहीं है। और अगर आपको LLB करना ही है तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज है, एंड जैसे भी मतलब अदर यूनिवर्सिटी से एफिलेट जो कॉलेज है, तो उसके लिए सरकार हर साल जुलाई में एक प्रवेश प्रक्रिया निकालती है MP हायर एजुकेशन से, जिसमें आपको आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने के साथ साथ आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको एक निश्चित डेट दी जाती है जिसमें आपकी सीट मतलब अलॉटमेंट लेटर आता है, सीट आती है, जिसमें अगर आपका आता है तो आप कॉलेज में जाइए, एडमिशन ले लीजिए। और कट ऑफ की बात करें हम तो जहाँ तक हम कह सकते हैं कि हर साल कट ऑफ अलग अलग जाता है, क्योंकि निरंतर जो पढ़ाई हो रही है वो अपने हाई लेवल की जा रही है। जिस प्रकार कभी जैसे BLLB का है, वो जनरल वालों के लिए 85-80%, 80-85, OBC वालों को 70 से 75, SC वालों के लिए अपने 60। और आप LLM के लिए बता रहे कि कितना? BLLB के लिए, BLLB के लिए बता रहा हूँ। हाँ, मतलब BLLB से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें बता रहे अनुमानित बता रहे कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है। इसको आप मान के मत चलिए कि इतना ही, लेकिन एक एवरेज बता रहे कि माइंड सेटअप बना लें हम कितना जाता है। और BLLB के लिए आपको अगर आपको BLLB में आप एडमिशन चाहते हैं तो आपके लिए आपको है ना 12वीं में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे तभी आपका जाके एडमिशन होगा। क्योंकि क्या होता है कि 12वीं के जो छात्र होते हैं वो अच्छी पढ़ाई मतलब बोर्ड की होती है, फिर पढ़ाई अच्छी करते हैं, तो जितना परसेंटेज आप खींच सकते हैं उतना आपका एडमिशन होने में ज़्यादा सहूलियत होती है, आपको जल्दी मिल जाता है। और उसके बाद वही SC ST का भी 55, 60, 65 ये जाता है, इससे कम नहीं जाता है। और BBLLB भी यहाँ BBLLB भी अभी 2-3 साल पहले मतलब पिछले साल से चालू किया है, पहले नहीं था यहाँ पर। और इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, 70-75% में जनरल वालों को हो जाता है, 60-65, 55 में भी हो जाता है BBA के लिए छात्रों। 55 नंबर में भी BBA, हाँ वो SC ST के हुए हैं, मतलब यहाँ पर हुए। OBC में भी हो जाते हैं, लेकिन वो हर साल कट ऑफ अपना जाता है, डिसाइड करता है कॉलेज कि कितने उनके पास नंबर ऑफ लिस्ट आई है स्टूडेंट की, उसके आधार पर कट ऑफ लिस्ट बनती है। जैसे कि यहाँ पर LLB में भी होता है। LLB के लिए 180 सीट है, BLLB के लिए 120 है, BBA के लिए 120 है और LLM के लिए 60 है। उसी प्रकार LLB में जिस प्रकार BLLB में होता है उसी प्रकार LLB में भी होता है। LLB के लिए क्या आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, ग्रेजुएशन के बाद जैसा BLLB प्रोसेस है सेम वैसी करनी पड़ती है, आपको फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि LLB में एडमिशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, 55% पे भी हो जाता है, 50 पे भी हो जाता है, 60, 65, 70, इसमें इतना कोई इशू नहीं रहता क्योंकि इसमें सीट भी बहुत है और बच्चे इतने नहीं आते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। LLM के लिए भी यहाँ माथापच्ची रहती है। LLM के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्या होता है कि जब LLB करते हो आप BLLB करते हो तो
तो BLLB के बच्चे जो होते हैं उनके साथ BA प्लस LLB होता है 5 साल का। तो क्या होता है कि उसमें क्या उनके परसेंटेज हाई जाते हैं, और LLB में क्या लो का ही होता है ओनली, तो उसमें परसेंटेज कम आते हैं, इसलिए BLLB को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि अगर अच्छे परसेंट हो जाएंगे तो आपकी भी हो जाएगी, और बस ठीक है। अगर और इंदौर में देखा जाए, जो भी 12th के बाद में अगर कोई व्यक्ति आता है एडमिशन लेने के लिए लॉ फील्ड में, तो लॉ फील्ड में किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए आपके अनुसार? क्या एक्सपीरियंस आपका बताता है कि हाँ ये कॉलेज हमको इस तरह का प्लेसमेंट दिला देगा या आपको इस तरह की सुविधा दिलाएगा जिसलिए आपको इस कॉलेज में आना चाहिए? देखो, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा सबसे अच्छा कॉलेज है गवर्नमेंट माना जाए तो अपना शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, जो कम फी में भी अच्छा पढ़ाता है, और इसके जो आपने सुने होंगे रिव्यू वो भी बहुत अच्छे हैं, और ये एक यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं। आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं स्कूल ऑफ लॉ, वहाँ पर CET होती है जिसके माध्यम से आप स्कूल ऑफ एंट्रेंस होता है, आप मेरिट में आते हो आप, तो आपका वहाँ हो जाएगा। वो ऑटोनोमस कॉलेज है, ये ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी तो दिए हुई है, लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो आप कॉपी चेक करते हैं, जो पेपर होते हैं वो कॉलेज लेता है और समय पे लेता है, ऐसा। और इसके अलावा प्रेस्टीज कॉलेज जा सकते हैं, वो भी ऑटोनोमस है। वैष्णव कॉलेज है, IIL है, और क्रिश्चियन कॉलेज है। इन सब में आप LLB कर सकते हो, और सेज यूनिवर्सिटी वहाँ से भी आप कर सकते हो, रेनेसां यूनिवर्सिटी आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो इसका कोई इशू नहीं है कि कहाँ से करना है, बस इतना कि एवरेज फीस की बात करी जाए तो इन कॉलेजों में एवरेज फीस क्या है, एक अनुमानित जो? स्कूल ऑफ लॉ में शायद 45,000 रुपये साल के लगते हैं, और BBLL भी होता है वहाँ से, केवल LLB नहीं होता, LLM होता है, LLB नहीं होता वहाँ से। 5 साल का कोर्स ही होता है। और IIL में भी 35 एक समथिंग लगते हैं 1 साल के, और प्रेस्टीज में ज़्यादा लगते हैं, 1.5 लाख के समथिंग लगते हैं। ऐसे करके वैष्णव में भी 25-30 हज़ार के समथिंग लगते हैं, ऐसा करके लगते हैं। 50,000 रेनेसां की। तो जो व्यक्ति OBC से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है, SC से बिलोंग करता है, उनके लिए जैसे कि वो एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप का जो रहता है रूल, वो उसमें कितना क्या मिल जाता है, एक एवरेज बताइए आप। जैसे कि जो शासन द्वारा दी जाती है स्कॉलरशिप, जो उनका रूल है वो तो मिलेगा ही सही OBC वालों को। ST SC वालों को प्लस आपको बुक्स फ्री मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगर आप बाहर से पढ़ने आते हैं तो रेंट जो रहता है वो आपको फ्री मिलता है, और बुक्स किताबें जितने सारी फैसिलिटी है वो फ्री मिलते हैं, फॉर्म के पैसे आपको दिए जाते हैं, बस। इस कॉलेज में जैसे कि आप जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए उसमें क्या क्या सुविधाएं, क्या स्पेशल है, मतलब किस तरह से स्पोर्ट्स में अगर आप हो तो स्पोर्ट्स में क्या खिलाते हैं आपको, किस तरह से, मतलब क्या सुविधाएं हैं, जैसे जिम की सुविधा या वॉलीबॉल की, या आपके ग्राउंड की फैसिलिटी की बात करें, या अपने कैंटीन की बात करें, तो किस तरह की फैसिलिटी हैं? ये कॉलेज बहुत अच्छा है, और मेरे 3 साल यहाँ पर देखे गुजारे हैं, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ में मौका मिलता है। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो आपके ट्रायल होंगे, उस हिसाब से अगर आप क्रिकेट में अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में आप क्रिकेट खेल भी सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी अच्छा खेलते हैं तो आप यूनिवर्सिटी वाले आपको नेशनल स्टेट भी खिलवा सकते हैं। मतलब जिम भी है यहाँ पर, लाइब्रेरी बहुत अच्छी सुविधा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत आप पढ़ सकते हो। बुक इशू की सुविधा है, अगर बुक लाइब्रेरी से इशू करवाना चाहते हो तो 2 बुक आपको मिलती है, और ऐसे करके आप। और यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर बच्चे घुल मिल के ज़्यादा रहते हैं, यहाँ राजनीति इतनी नहीं होती है। अब आप देखा जाए तो अदर कॉलेज में बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे कि लॉ करने के बाद में जी किस तरह से प्लेसमेंट होता है, या फिर क्या आप किस तरह से आप लॉ की फील्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं आप? देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये करना ज़रूरी होगा कि अगर आपको किस फील्ड में जाना, आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, आपको क्रिमिनल बनना है, आपको सिविल बनना है, सिविल लॉयर बनना है, या आपको जुडिशरी में जाना है, तो आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको सिविल जज बनना होगा तो आपको बिल्कुल आपको किताबें ही पढ़ना पड़ेगी, जो सिविल जज का कोर्स है। आपको ADPO करना तो उसके लिए ADPO के लिए अलग जो भी कोर्स है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस वकालत में जाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, बस। यहाँ सर, यहाँ पर कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जज भी बने हैं कुछ। हाँ, वो तो जज बने ना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जज बने, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। तो सर से मुलाकात करके हमें बहुत सारी जानकारी मिली,
जिससे आपको भी बहुत मदद मिली होगी। सर का हम धन्यवाद करते हैं। मन्नू जी अपना नंबर भी आपको फ्लैश कर देंगे, जिससे अगर आपको किसी भी प्रकार की कॉलेज में समस्या आती है तो मन्नू जी हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर एडमिशन लेने में कोई समस्या आती है या किसी प्रकार की प्रोफेसर रिलेटेड समस्या आती है या कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो